राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसी तकलीफें, ऐसी बीमारियां होती हैं जो दुख का साथी बन करके आ जाती हैं और फिर हमारे जीवन से नहीं जाती। लेकिन ऐसे साथियों के साथ जीना भी पड़ता है। तो कैसे जीना है, कैसे इस दुख के साथी से अपनी तकलीफ को कम करना है, इन्हीं सब चीजों के लिए आज हम चलते हैं तेज बहादुर सप्तु चिकित्सालय की निश्चेतक या बेहोशी की डॉक्टर सैनी तिवारी जी के पास और उनसे ऐसी समस्याओं और पैलिएटिव केयर की हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जो एक पैलिएटिव केयर शब्द है, बहुत सारे लोग, हम भी नहीं जानते थे। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि पैलिएटिव केयर क्या है। पैलिएटिव केयर एक ऐसा टोटल हेल्थ केयर है जो जब किसी मरीज को कि किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का पता चलता है, उसका टोटल हेल्थ केयर हम लोग करते हैं और उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। ये पैलिएटिव हेल्थ केयर है टिल द एंड ऑफ लाइफ एंड इवन आफ्टर लाइफ। मतलब उनके बाद भी, उनके परिजनों को भी हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं, यही पूरा पैलिएटिव केयर का सार है। अच्छा, तो अब यहाँ से मेरे मन में दो और सवाल आए। एक, आपने कहा कि टोटल हेल्थ केयर, तो ये टोटल हेल्थ केयर क्या है? और दूसरा आपने कहा जीवन के बाद भी बेरीजमेंट जो है, तो प्लीज इस पे भी बताएं। जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। टोटल हेल्थ केयर मतलब, आज तक हम इस हेल्थ केयर का मतलब से हम इससे वाकिफ रहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें दवाइयाँ दी, सुई दी, ऑपरेशन भी किया और फिर बस हम अपने घर या अस्पताल में रहते हैं। लेकिन पैलिएटिव केयर में ऐसा नहीं है। पैलिएटिव केयर में जिस समय से व्यक्ति को किसी बीमारी का पता चलता है, उनके फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। हमारी एक टीम है, वो पूरे सारे को कवर करती है ताकि मरीज किसी भी समय, वो व्यक्ति किसी भी समय अकेला ना महसूस करे और उसको हर तरह का सपोर्ट हमारी तरफ से मिले। उसका ये हमारा उद्देश्य रहता है कि उसको एक सुखद तो नहीं कहेंगे, दर्द को कम कर देने वाली मृत्यु का प्राप्ति हो, जिसमें वो अपने परिजनों के साथ साथ हो। ये नहीं कि अस्पताल में है और सब तरफ से नलियां पड़ी हुई हैं, उसके परिजन उसको देख भी नहीं पाए एंड में, और फिर वो चले गया और पता भी नहीं चला। पैलिएटिव केयर के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों का जितना भी समय होता है वो अपने परिजनों के साथ होता है। जो उनकी मृत्यु होती है वो एक डिग्निफाइड डेथ होती है। और यहाँ तक कि उनके जो परिजन होते हैं वो इतना जुड़ चुके होते हैं हमारी टीम से कि हम उसमें उनको उसके बाद भी बेरीजमेंट केयर देते हैं। जितना हो सकता है हम उनके पास या वो हमारे पास आते जाते रहते हैं ताकि फिर से वो अपने जो मरीज थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके अलावा, उनके बिना अपनी जिंदगी को फिर से कैसे आगे बढ़ा सके। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि क्योंकि हम तो हमेशा इलाज मतलब डॉक्टर और मरीज जी, लेकिन आपने तो कहा कि इसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, तो ये क्या चीज है? कैसे आप इससे किसी जो परेशान व्यक्ति है उसकी कैसे आप हेल्प करेंगे? जी, जरूर बताना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आदमी को कोई बीमारी होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको फिजिकली देखते हैं जी, और फिजिकली उनको दवाइयां देते हैं जिसके की साइड इफेक्ट होते हैं। और हर आदमी साइड इफेक्ट से बहुत डरता है। तो पैलिएटिव केयर में सबसे पहले तो जितने साइड इफेक्ट है, मेन ट्रीटमेंट को छोड़ के जितने साइड इफेक्ट हैं, जैसे दर्द होना, उल्टी होना, कब्जियत होना, फेफड़े में पानी चला जाना, पेट में दर्द होना, उन कैंसर की वजह से भयंकर पीड़ा होना, इस दर्द का निवारण पेन और पैलिएटिव केयर में हमारे साथ होता है। अब जब किसी व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी हो गई जिसमें कि शायद ये संभावना है कि उसकी जीवन का जो अवधि है वो कम होने वाली है, तो वो सबसे पहले दुखी हो जाता है, डर जाता है। उसके डर को हमारा जो काउंसलर होता है वो किस तरह से एड्रेस करता है, किस तरह से उसको सपोर्ट करता है, एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह
और उसके साथ पूरे समय बना रहता है ताकि वो उस दर्द को कम महसूस कर सके और उससे लड़ने की उसमें क्षमता हो सके। सोशल में ये बताना चाहूंगी आपको कि सोशल, हम एक अकेले नहीं रहते, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब सोशल में हमारा, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मेरे घर परिवार वालों को कौन देखेगा, मेरा वो बजट कैसा है, कैसे मैं उसको डील करूंगी, अपनी बीमारी का खर्चा कैसे उठाऊंगी, और किस तरह से अपने बच्चों का परिवहन करूंगी, बाकी सारे खर्चे कैसे, क्या मैं उस सब के लिए तैयार थी, क्या मेरा इंश्योरेंस था, नहीं था, तो भी, नहीं था तो भी। इस तरह की कोई अचानक से व्याधि आती है तो आदमी हिल जाता है। तो सोशल वर्कर इन सारे चीजों को देखता है, उनकी फैमिली ट्री बनाई जाती है, उनके साथ पूरे समय लगा रहता है कि आपको कौन आदमी सपोर्ट करेगा, कौन आदमी नहीं सपोर्ट करेगा, कैसे आपको अपने सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है, किसको कब बुलाना है। ये सोशल वर्कर का काम रहता है, हमारी टीम के सोशल वर्कर का। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा स्पिरिचुअल, हर आदमी में एक, वो जिस भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर आदमी का जो धर्म है वो उसका जीवन का स्तंभ है, वो उसी से टिका हुआ है। लेकिन जब उसको कोई इतनी बड़ी बीमारी होती है वो एकदम हिल जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या पाप किया मैंने तो सारी पूजा की, व्रत किया, ये किया, नमाज पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे क्यों हो गया। उस समय उसके मन में अविश्वास जगता है, गुस्सा रहता है, रोता है। और हमारे काउंसलर के अलावा हमारी टीम में पादरी, मौलवी साहब, पंडित जी, ये लोग रहते हैं जो उसके उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करते हैं ताकि वो अपना खोया हुआ विश्वास फिर से पा सके और अपनी जो भी व्याधि है, क्योंकि इमोशनल और सोशल भी तभी आएगा जब उसका स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होगा, और उसका स्पिरिचुअल अगर डगमगाया तो हमारी टीम के पुजारी हैं वो उसको हेल्प करते हैं कि किस तरह से अपना खोया हुआ विश्वास पाके और अपनी बीमारी से संपूर्ण रूप से लड़ सके। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली लड़ सके, जैसा कि हम डॉक्टर साहब ने कहा, अभी हमें लगता है ये टोटल हेल्थ केयर हम देते हैं अपने मरीज को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये आपकी बातें सुन के तो हमें ये लगा कि पैलिएटिव केयर का ये मतलब ही नहीं कि सिर्फ उसको इलाज मिल रहा है। आपकी बातें सुन के लगा कि एक दोस्त मिल रहा है, बिल्कुल, जिससे वो अपने मन की बात, तन की बात, धर्म की बात, बिल्कुल सब कुछ वो शेयर कर सकते, और वो इंसान टेक्निकली स्ट्रांग है, हर तरह से है, कैपेबल है, वो उसकी बातों को समझ भी सकता है, उसको सही सजेशन दे सकता है। तो वो मेरे ख्याल से हम सही समझ रहे हैं जी, बिल्कुल सही। तो अब डॉक्टर साहब मेरे मन में फिर से और प्रश्न आते हैं, और उसमें सबसे बड़ा सवाल कि पैलिएटिव केयर मिलेगी कैसे? हमें तो उसके एक्सपर्ट्स कुछ दिखते नहीं है, तो कैसे उसको पैलिएटिव केयर मिलेगा? पैलिएटिव केयर अब कुछ दिनों से एक नया कॉन्सेप्ट है, था तो बहुत पुराना, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी से बहुत एडवांसमेंट आ रहे हैं। हम आपको, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं, चाहे वो न्यूरो के डॉक्टर हों, क्योंकि बीमारी तो न्यूरो की भी बहुत खराब होती है, डिमेंशिया हुआ, अल्जाइमर्स हुआ, किसी को लंग्स की बीमारी हो गई, सीओपीडी हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया या कैंसर हो गया, तो जो प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो नॉर्मली रेफर करता है। इसके अलावा सबसे बड़े रेफरल आप खुद हैं। आपको अगर इस चीज की अवेयरनेस होगी, जैसे आज आपको अवेयरनेस हो गई, तो आप किसी भी अपने बीमार दोस्त को कहेंगे कि पैलिएटिव एक्सपर्ट से भी मिल लेना, उनको भी अपनी इस यात्रा में शामिल कर लेना शुरू से, ताकि तुम्हारे बहुत सारे कष्टों का अपने आप निवारण होता जाता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना ही हमारे इस वीडियो का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है, कि ताकि जनता अवेयर हो कि पैलिएटिव केयर क्या है और कहाँ मिलेगी, और आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं हमें पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट के पास रेफर करें। बिल्कुल ठीक है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जागरूकता तो फैलाई जा रही है, लेकिन अगर आपको कुछ मन में प्रश्न हो या आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें तो आपको सामने स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर भी दिख रहा होगा, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और उनसे और भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और भी सुनने में आती है, देखने में आती है कि लोग पैलिएटिव केयर के पास अगर जाते हैं तो सोसाइटी में लोग कहते हैं कि अब वो इंसान अपने जिंदगी की जंग को हार गया है, अब वो
एंड पे आ गया है। तो क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि यदि किसी को कोई बीमारी पकड़ी गई और उसका इलाज शुरू हुआ, तो क्या उसके, जैसे मैंने आपको बताया ना, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ये प्रॉब्लम्स उनको नहीं थे शुरू से? क्या ये सिर्फ एंड में आते हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए डे वन से उनको अगर पैलिएटिव केयर मिलता है, तो जो मेन हम चाहते हैं अपने जीवन से, क्या चाहते हैं, डॉक्टर से क्या चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। ये नहीं कि हम दवाई खाते रहे, साइड इफेक्ट्स होता रहे, नली पड़ी है, वैसा हम नहीं चाहते अपने आप को। तो थ्रू आउट उनको चाहे 6 महीना बचा हो, चाहे 6 साल बचा हो, लेकिन वो अपने जीवन को अस्पताल के अलावा भी अपने परिजनों के साथ बिता सके, अपनी विल बना सके, अपनी लिविंग विल बना सके, और एक डिग्निफाइड डेथ जब आए अपने परिजनों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, एक डिग्निफाइड डेथ के साथ विदा हो यहाँ से। ये पैलिएटिव केयर का उद्देश्य है। इसीलिए इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, इसकी जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि आदमी को ये लगता है कि नहीं, हमने डॉक्टर से सिर्फ दवा ले ली, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ये हार मानने वाली नहीं, ये जीत मनाने वाली बात है कि हम एक पैलिएटिव केयर में, क्योंकि पैलिएटिव केयर नॉट ओनली डेथ तक, डेथ के बाद भी जो उनके परिजन उनसे इतने क्लोज हो गए हैं, उनके साथ बेरीवमेंट में, उनको भी सपोर्ट करती है साल 6 महीना, जब तक वो वापस अपने पैरों पे ना खड़े हो सके। तो ये पैलिएटिव केयर का उद्देश्य है। और इसके लिए एंड ऑफ लाइफ या हार मानने जैसे शब्दों को मैं नेगेटिव वर्ड्स समझूंगी, और मैं चाहूंगी कि पैलिएटिव केयर को एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि माँ का प्यार है जो हमको हर तरफ से घेरे है, हम हर तरफ से आपके साथ हैं, और यही हमारा उद्देश्य है कि किसी भी को भी कोई भी व्याधि हो, वो उस पीड़ा से, उस दुख से, उस इमोशनल क्राइसिस से ना गुजरे, बहुत स्ट्रांगली अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए, और बहुत डिग्निफाइड डेथ मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि एक पैलिएटिव केयर मतलब हमें एक दोस्त मिला, और जो कि हमारे साथ है, हमारे हाथ में हाथ डाल करके हमारे हर तकलीफ में साथ में है। और जो सफ़र तो सबका एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन जो सफ़र अब जिसका है, वो अंतिम सफ़र तक उसके साथ साथ और एक डिग्निफाइड एंड ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाएगा। तो आजकल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी छिड़ा हुआ है कि डेथ को लेकर के कुछ लोग जैसे कि लिविंग विल भी बनाते हैं, कैसे उनको इस दुनिया से विदा लेना है इसका भी वो डिसाइड करते हैं बिफोर डेथ। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश अगर डालें तो बहुत अच्छा रहे। जी, लिविंग विल में अब लीगलाइज्ड है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि DNR, डू नॉट रिससिटेट, यदि आपको पता है कि अब आपका अंत निश्चित है, तो आपको CPR करके, गले में नली डाल के, कृत्रिम रूप से आपको कुछ घंटे, कुछ दिन और जीवित ना रखा जाए, जिससे कि आप जीवित तो हैं, लेकिन आपको सिर्फ दवाइयों के बल पे और मशीन के बल पे जीवित हैं, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके परिजन आपको उस हालत में देखें। बहुत ट्रॉमा बीतता है उनके ऊपर। तो हम जाने से पहले या अपने कोई भी ऐसी कंडीशन आने से पहले एक लिविंग विल बना देते हैं, जिसमें कि किन किन सिचुएशंस में हम क्या क्या इंटरवेंशन नहीं चाहेंगे। मोटी मोटा उसमें ये है कि कोई भी इंटरवेंशन, या इंटरवेंशन मतलब कि कोई भी आप इंटरवीन कर रहे हैं, उसमें आप कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं मनुष्य के शरीर में, अगर वो बचाता है और एक सुरक्षित जीवन उनको देता है, तब तो जरूर। लेकिन यदि अगर उनको सिर्फ जिंदगी खींच रहा है और एक वो वेजिटेबल की तरह वहीं में पड़े हुए हैं, तो वो चाहेगा कि नहीं हो उस तरह की उनकी हालत, उनके परिजन उनको ना उस हालत में देखें, बल्कि घर ले जाके अपने परिवार के साथ, चाहे कुछ ही पल हो, कुछ ही घंटे हो, कुछ ही दिन हो, उनके अपने परिवार के साथ, उनके सेवा शुश्रूषा के साथ ही उनकी विदाई हो। तो ये लिविंग विल का उद्देश्य है। और ये लिविंग विल अपने नॉर्थ में तो कम, लेकिन साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है अब इसका। और बहुत सारे ऐसे, जैसे अरुणा शानबाग का था और रोहित शर्मा का था, कि वो बच्चे पड़े हुए हैं कई कई साल
30-40 साल वेंटिलेटर पे पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, लेकिन वो ना मरने दिया जा रहा है, ना यूथनेसिया दिया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स का टोटल कंट्रोल अपने एक व्यक्ति के ऊपर खुद है। वो डिसाइड कर सकता है मरने से पहले कि मुझे किस तरह की मृत्यु चाहिए और मेरे बॉडी के साथ कौन कौन क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और ये पूरी तरीके से लीगलाइज्ड है। अच्छा, लीगल है। हाँ, अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक और शब्द आता है हॉस्पिस। ये भी आजकल देखने को मिलता, सुनने को मिलता कि ये हॉस्पिस क्या चीज होती है? जी जरूर, ये तो बहुत मेरे दिल के करीब वर्ड है हॉस्पिस। जी। हॉस्पिस, जब मैं पैलिएटिव की ट्रेनिंग कर रही थी तो सीएमसी वेलोर गई थी। सीएमसी वेलोर का हॉस्पिस बहुत शानदार, सुंदर, और इतने बीमार मरीज थे लेकिन इतने अच्छे से उनको ड्रेसिंग करके साफ सुथरा रख के, और कोई गेम खेल रहा है, कोई या फिर व्हील चेयर पे चल रहा है, तो उनमें से एक महिला ने मुझसे पूछा कि क्या आप ऐसी जगह मरना चाहेंगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी जगह अपने वहां बनाना चाहूंगी। तो हॉस्पिस का अर्थ होता है बिटवीन हॉस्पिटल एंड होम। हॉस्पिटल में आपको सिर्फ सारे ट्रीटमेंट मिलते हैं, इंटरवेंशन होता है, आईसीयू होता है। घर में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सेवा शुश्रूषा होती है। पर कई बार हमारे परिजन हमारी ड्रेसिंग नहीं कर पाते, हमारी केयर नहीं कर पाते, दवाई नहीं दे पाते, या तो उनको मालूम नहीं है, या तो वो रोजगार के हेतु बाहर जाते हैं, या तो आप अकेले रहते हैं। तो हॉस्पिस बीच में आता है। हॉस्पिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट को हर तरह की केयर मिलती है, एक घर की तरह केयर मिलती है, एक हॉस्पिटल जैसी। उनको ड्रेसिंग, दवाई तो दी जाती है, लेकिन आईसीयू जैसा, इंट्यूबेशन जैसा कोई ऐसा उनके अंदर हॉस्पिस में प्रक्रिया नहीं की जाती जिससे मरीज के शरीर को बार बार हानि पहुंचे और बार बार उनको कष्ट हो। उनकी टोटल केयर की जाती है। वहाँ पे काउंसलर, पादरी, ये लोग सब आते हैं और वो दिन ब दिन वहीं पे रहते हैं। यूजुअली हॉस्पिस एंड ऑफ लाइफ में ही यूज होता है। अब एंड ऑफ लाइफ मैं बताना चाहूंगी कि 6 महीने से साल भर तक अगर हम उसको प्रिडिक्ट कर सके कि एंड ऑफ लाइफ 6 महीने, साल, कुछ दिन की बात नहीं है ये, एंड ऑफ लाइफ 6 महीने से साल भर तक यदि मरीज को, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया ले जाइए घर में सेवा करिए, और घर वाले नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्पिस में रख सकते हैं, या उनको ड्रेसिंग नहीं आती है या वो अकेले रहते हैं तो भी उनको हॉस्पिस में रख सकते हैं। ये उनकी आउटलुक है। हॉस्पिस में 3 से 6 महीने से साल भर तक मरीज रखे जाते हैं। कई बार उनकी डेथ हॉस्पिस में होती है और कई बार वो वापस अपने घर ले चले जाते हैं और डेथ वहां पे होती है। तो हॉस्पिस इज अ हेवन, एक स्वर्ग है उन लोगों के लिए जिनकी पुरानी बीमारियां हैं, जो मरणासन है, जिनको उतना ही केयर मिलता है जितना उनके परिजनों के साथ मिलता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हॉस्पिस की बात हो गई कि वहां पे एक इंसान को मेडिकल केयर भी मिलती है, 4 जो पिलर्स आपके फिजिकल, सोशल, वो सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ होम केयर भी शब्द आता है जी। वो होम केयर भी हमारे प्रोग्राम का, टीम का एक हिस्सा रहता है कि जैसे जो घर में अपने मरीज की सेवा शुश्रूषा करना चाहते हैं उनको नर्स प्रोवाइड की जाती है। उनको या तो अगर सब एक टीम, जो हमारी टीम है वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जैसे पेशेंट डिमांड करे, उनको जाती है और पूरा सेटल करती है, परिवार वालों को सिखाती है कैसे केयर लेनी है, कैसे ड्रेसिंग करनी है। उसमें जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बाद पूरे हाथ में सूजन आ जाती है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, पूरी नर्सिंग केयर सिखाती है। बेड सोर हो गया तो उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, कैथेटर कैसे बदलना है, ये सब छोटी छोटी चीजें उनको सिखाती हैं ताकि वो अपने मरीज की फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और ड्रेसिंग ये सब करके खुद रख सके। और अगर नर्स रख सके तो नर्स भी मिलती है, और नहीं तो हमारी टीम हफ्ते में एक बार जाके उनको पूरी केयर सिखाती है और वो मरीज को परिजन उनके सारी केयर करते हैं। ये होम केयर भी पैलिएटिव केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब नॉट ओनली कि कोई हमारे पास आए तो ही उनका केयर होगा, बाहर जगह भी जाके, उनके घरों में जाके उनको सुविधा प्रदान की जाती है।
और इसमें कई एनजीओज हैं, जैसे कैन सपोर्ट है, कैन किड है, जो दिल्ली और कानपुर तक है। फिलहाल इस तरह के बहुत सारे एनजीओज हैं जो फंक्शन करते हैं, और उसमें डॉक्टरों की टीम और बाकी सारी टीम भी साथ में जाती है। तो अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे आपने बीमारी का जिक्र किया, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको पैलिएटिव केयर लेना शुरू कर दे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर उसमें ऑप्शंस उसके पास हॉस्पिस का भी है, होम केयर का भी है, जहाँ पे उसको वो जो 4 पिलर आपने मेंशन किए, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसका भी सपोर्ट मिलता है। तो एक डॉक्टर और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको एक दोस्त भी मिल जाता है। बिल्कुल, फ्रेंड एंड गाइड फॉरएवर एंड इवन आफ्टर डेथ फॉर बेरीवमेंट। परिवारजन को भी हम छोड़ते नहीं, अब वो हमारा परिवार का हिस्सा बन गया, अब उसके साथ हम हैं थ्रू आउट। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसके बारे में आज से पहले हमें भी नहीं इतनी जानकारी थी डिटेल में, तो वो चीज़ पता चली। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अंतिम पड़ाव पे आ गए, चूँकि वीडियो भी शॉर्ट रखनी होती है, तो हमारे जो दर्शकगण हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कुछ बताइए, उनके लिए कुछ टेक होम मैसेज दीजिए। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि पैलिएटिव केयर का अवेयरनेस ही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था। पैलिएटिव केयर टोटल हेल्थ केयर है, इट इज एक्टिव हेल्थ केयर, सक्रिय तरीका है आपके कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को ध्यान में रखने का। इसमें हमारी टीम में एक काउंसलर होता है, सोशल वर्कर होता है, पास्टर होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होती है, नर्स होती हैं, और ये सब आपके सारे केयर जितने भी अलग अलग बिंदु हैं आपके हेल्थ के, उनका ध्यान देती है। तो कृपया इसका ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, और आपके लिए हम हैं, जहाँ भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल दर्शकों, और जैसा स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर है, तो आप देखिए, और अगर कोई इसके बाद भी मन में प्रश्न है तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद।